Namaskar friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective questions from previous year's question paper from IITG and NEET. In today's lecture, we are going to discuss the topic some basic concept of chemistry. So, we are going to start with our first question. The first question is dimensions of pressure are same as that of. देखिए प्रेशर का डायमेंशन यहाँ आपसे पूछा हुआ है तो हम कहेंगे दैट प्रेशर का डायमेंशन इन चारों में से किसके इक्वल होगा। दैट पहला ऑप्शन हमारे पास में है फोर्स, सेकंड है एनर्जी, थर्ड है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम और फोर्थ है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैलकुलेट करें तो देखिए हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर इस इक्वेशन को हम लेंथ से डिवाइड करें और लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल इक्वेशन हमारा लिखा जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू लेंथ। अब देखिए ये फोर्स इनटू लेंथ ये हमारा हो जाता है एनर्जी और एरिया इनटू लेंथ ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को। तो प्रेशर का जो डायमेंशन है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। किसी भी दिए गए सिस्टम के लिए यूनिट वॉल्यूम का जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन हम कहेंगे देखिए फोर्स इसका डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट m1 l1 t-2 और एरिया जो है इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा l2। तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा m1 l-1 t-2 जो आपके प्रेशर का स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है और स्टैंडर्ड डायमेंशन को हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 34.00 आर। देखिए आपको एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसिडर करें किसी भी दी गई वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं जो हमारे होंगे। नंबर एक कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होंगे। उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 4 6 8 जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड हम कंसीडर करें कि नहीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले सभी जीरो ऑल जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली जीरोज है वो सारे के सारे भी हमारे क्या हो जाते हैं सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नंबर थर्ड हम कंसीडर करें कि अगर किसी गिवन डिजिट में हमें जैसे मान लीजिए यहाँ लिखकर दिया हुआ है 3400 तो किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में आने वाली जितनी भी जीरोज हैं जिनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आता ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। यानी ऑल जीरोज आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर कितनी हो जाएगी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 हम कंसीडर करें कि डेसिमल के बाद में आने वाली जितनी भी जीरोज हैं देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रही हैं तो डेसिमल के राइट हैंड में जितनी भी जीरो आती हैं वो सारी की सारी जीरो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी लेकिन इस गिवन वैल्यू में ये 2 जीरो जो डेसिमल के बाद कंसीडर की जा रही हैं ये भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 5 अगर हम किसी काउंटेबल नाउन की बात करें काउंटेबल नाउन यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 फैन हमने कहा 20 मैन ठीक है तो ये क्या है काउंट किए जा सकते हैं। जैसे हमने कहा 50 चेयर्स तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में हमेशा इंफिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर आपके हो जाएंगे। तो चेक करें क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसमें हमें वैल्यू गिवन है 34.00। यहाँ डेसिमल आपका लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद वाले ये जीरो भी क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड द प्रीफिक्स 10 to the power 18 इज। अभी देखिए आपको 10 to the power 18 प्रीफिक्स के लिए 10 to the power 18 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स काम में लेते हैं ये पूछा हुआ है। तो हम जनरल अगर बात करें
तो 10⁻0 जो होता है उसको अपन 1 कहते हैं। किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और रिस्पेक्टिव हम इनकी माइनस में जो पावर होती है और प्लस में जो पावर होती है उनके लिए स्पेसिफिक प्रीफिक्स काम में यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे 10⁻⁻1, -2, -3, ऐसे ही -6, -9 को हम रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे डेसी। यहाँ -2 के लिए हो जाएगा सेंटी, -3 इसको हम कहते हैं मिली, -6 इसको कहेंगे माइक्रोन, और -9 ये हो जाएगा हमारे नैनो। इसी तरह से हम आगे भी काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही 10⁻+1 इसको हम कहते हैं डेका, +2 ये हमारा कहलाएगा हेक्टा, +3 ये हमारा हो जाता है किलो, +6 इसे हम मेगा, और +9 इसको हम गीगा कहेंगे। ऐसे ही जो हमारी इसकी हायर पावर्स होती हैं उनको हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए गीगा इसका मतलब आपका हो गया 10⁻+9, मेगा ये आपका हो जाएगा 10⁻+6, नैनो ये हमारा हो जाएगा 10⁻−9। तो एक्सा ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 10⁻18 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसे हम कैसे काम में लें, जैसे मान लीजिए कभी आपको मिला है 1 नैनोमीटर किसी दिए गए जो आपका सैंपल साइज है उसकी लेंथ आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दे रखी है 1 नैनोमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, देखिए नैनो का मतलब क्या, 10⁻−9 और ये मीटर, यानी दिए गए ऑब्जेक्ट की साइज आपकी कितनी हो जाएगी, 1 × 10⁻−9 मीटर हो जाएगी। ये हमारे प्रीफिक्स का यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10⁻18 को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए द प्रीफिक्स जेप्टो स्टैंड्स फॉर इन मीटर। देखिए मीटर यानी लेंथ की जो अपन मेजरमेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जेप्टो को हम कब काम में लेंगे, तो जेप्टो जो होता है वो 10⁻−21 के लिए काम में लिया जाता है। 10⁻9 ये तो आपका गीगा हो जाता है, 10⁻−15 ये आपका हो जाएगा फर्मी, ठीक है। 10⁻−21 ये किसको, जेप्टो को रिप्रेजेंट करने के काम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 1 फर्मी इज, अभी देखिए फर्मी ये हमारे किसके, फिर से 10 की पावर का नोटेशन है, और हम कहेंगे जो स्मॉल लेंथ होती हैं, छोटी लेंथ होती है, जहां हमें 10⁻−15 तक की स्मॉल रेंज को रिप्रेजेंट करना है, तब हम इस यूनिट को काम में लेते हैं, जहां एक फर्मी जो है उसका वैल्यू 10⁻−15 मीटर होता है। लेकिन यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में सभी जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट 10⁻−15 मीटर, या इसी को आप लिख सकते हो 10⁻−15 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने 10⁻2 सेंटीमीटर होंगे। तो ओवरऑल हम इसको लिखेंगे 10⁻−13 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक फर्मी आने हो जाएगा 10⁻−15, लेकिन हमसे चूंकि सेंटीमीटर में पूछा हुआ है इसलिए ये हमारा हो जाएगा 10⁻−13 सेंटीमीटर। फर्मी ये हमारी स्मॉल लेंथ जो होती है, जैसे न्यूक्लियस का रेडियाई जो होता है उसको मेजर करने के लिए काम में ली जाने वाली लेंथ है, ठीक है। तो एक फर्मी कितना हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर, या मीटर में कहें तो 10⁻15 मीटर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू, अभी देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है, जहां हम कहें एसआई सिस्टम में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो है वो 1.01325 पास्कल इंटू 10⁵ के इक्वल हो जाता है। कितना, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल हो जाएगा, जहां पास्कल किसका, प्रेशर का एसआई यूनिट आपका हो जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कह दें, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर कह दें, या आप इसको क्या लिख दें, पास्कल लिख दें, बात एक ही है। अब यहां से हम देखो इसको चेक करें तो हम इसका नोटेशन लिख सकते हैं 1.01325। देखिए 10 की पावर की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या है, 10 की पावर 5 है, तो हम इसको 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 पास्कल लिख सकते हैं। और 10 की पावर 3 इसका एब्रिविएशन क्या हो जाएगा, किलो, तो ये हो जाएगा हमारा किलो पास्कल। और 10 की पावर 2 यानी 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू आपकी हो जाएगी 101.325 किलो पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है गिवन P इज इक्वल्स टू 0.30, Q इज इक्वल्स टू 2.40 एंड R इज इक्वल्स टू 3000। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपसे रिस्पेक्टिवली पूछा है। सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं उनको कंसिडर किया। तो एक बार हम फिर से देख लें दैट P इज इक्वल्स टू हमारे पास में है 0.30। हम कहेंगे दैट डेसिमल से पहले आने वाली जीरो, डेसिमल से लेफ्ट में जो जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद में राइट हैंड में जितनी भी जीरो आएंगी ये सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी P में आपके कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप Q को चेक करें तो Q में हमारे पास में है 2.40। यहाँ डेसिमल से पहले नन जीरो डिजिट है और नन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में आपके जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास में हो जाएंगे 3। ऐसे ही अगर R देखें तो R में हम चेक करें, इसको हमने लिखा हुआ है 3000, लेकिन किसी नन जीरो डिजिट के राइट में आने वाली जितनी भी जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती अगर डेसिमल नहीं आया है। तो डेसिमल आता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती, लेकिन डेसिमल नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर P के लिए हो जाएगा 2, Q के लिए हो जाएगा 3, R के लिए हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है और वेट इन ग्राम गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है, नंबर ऑफ एटम पूछा है और कंपाउंड का फॉर्मूला लिखकर दिया हुआ है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारा मोल कंसेप्ट से बिलोंग करता है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें तो हमें यहाँ पर गिवन है, हम देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन आपको है वेट इन ग्राम कितना, दैट इज 4.25 ग्राम। कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है NH3, तो हम यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं दैट NH3 कंटेन्स 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम, जिनका वेट हो जाएगा 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी ओवरऑल 17 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, दैट 4.25 डिवाइडेड बाई 17 यानी 1/4 मोल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 मोल से हम कहेंगे दैट 1 NH3 मॉलिक्यूल कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटम, दैट इज इक्वल्स टू 4 एटम। टोटल कितने हो गए, 4 एटम 1 NH3 मॉलिक्यूल में है। तो 1 मोल में 1 मोल NH3, इसका मतलब Na यूनिट्स ऑफ NH3 हमारे पास में हो जाएंगे। Na क्या है, ये एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.02 10⁻23 हो जाता है। और ये क्या है, 1 मोल NH3 में नंबर ऑफ NH3 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/4, तो हमारे पास में NH3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में NH3 के मॉलिक्यूल हैं, और एक NH3 मॉलिक्यूल में कितने 4 एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम को करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल हम कहें दैट 6 × 10⁻³ 23 ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल थे 1/4 और एक एटम में, एक मॉलिक्यूल NH3 में हमारे पास 4 एटम है, और एक मोल में कितने Na यूनिट हमारे पास में होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, Na के इक्वल हो जाएंगे। और Na का वैल्यू कितना होता है 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स हमारा होता है। तो 6 × 10⁻23 6 × 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अ मेटल M ऑफ इक्विवेलेंट मास E forms an oxide of molecular formula MXOY। देखिए इस क्वेश्चन में जहां तक हमें डेफिनेशन या डेटा दिया हुआ है उससे हम चेक करें, हमसे कहा है कि मेटल M जो है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, और ऑक्साइड का मतलब हम कहेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। ठीक है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में
मेटल M के X एटम के साथ में ऑक्सीजन के कितने Y एटम यहाँ पर एसोसिएटेड है, और एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी है -2, तो Y ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी हमारे पास में हो जाएगी -2Y। ठीक है, हमने कहा मान लीजिए ये जो M है इसका कैटायनिक वैलेंसी आपका है +A, और इसके कितने एटम यहाँ पर हैं X हैं, तो X एटम ऑफ M का वैलेंसी आपका हो जाएगा +AX। ठीक है, अब ये जो स्पीशीज आपको दी हुई है MXOY, ठीक है, इस MXOY इस पर देखें ओवरऑल चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो क्या होता है, न्यूट्रल मोइटी होती है, यानी MXOY आपका न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे फॉर न्यूट्रल स्पीशीज टोटल कैटायनिक चार्ज यानी +AX, टोटल एनायनिक चार्ज -2Y, दोनों का अगर हम सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इस A का वैल्यू निकालें तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 2Y/X। ये इस मेटल M का ऑक्सीडेशन नंबर या A हो जाता है। और किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम उसके इक्विवेलेंट वेट E से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे देखिए मेटल के लिए करेक्ट एटॉमिक मास पूछा हुआ है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, दैट 2Y/X मल्टीप्लाई बाई E, यानी 2E मल्टीप्लाई Y/X। ये हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमें ऑक्साइड गिवन था, तो ऑक्साइड के लिए हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। फिर हमें नंबर ऑफ ऑक्साइड एटम दे रखे हैं Y, तो टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लिया हमने। नंबर ऑफ मेटल एटम X के लिए एक मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +A मानकर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव का सम कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि गिवन मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में आ जाएगा। अब किसी एक इंडिविजुअल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2Y/X मल्टीप्लाई बाई E, उसका एटॉमिक मास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H122 इज, देखिए आपसे कार्बन 60 H122 का एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन 60 H122 इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लें। अब हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा कि एक मोल क्वांटिटी जो होती है उसमें मोलर मास के बराबर वेट ग्राम में होता है। ठीक है, अब एक मोल क्वांटिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na यूनिट हमें हो जाएंगी, और हमें किसका, एक यूनिट का वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में Na यूनिट से यानी Na से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे एक यूनिट का वेट इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, दैट मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर वेट की ग्राम में क्वांटिटी 1 मोल क्वांटिटी के मास यानी Na यूनिट के मास की इक्वल होगी, और हम Na से डिवाइड करके एक एटम का वेट या एक यूनिट का वेट निकाल लेंगे। देखें तो कार्बन 60 H122, हम इसके लिए अगर मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करें तो देखिए 60 हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और एक कार्बन एटम का मोलर मास होता है 12, प्लस 122 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और उसका एटॉमिक वेट हो जाता है 1, तो ओवरऑल हमारे पास में हो जाएगा 720 प्लस 122, यानी ये हो गया आपका टोटल 842 ग्राम मोल इनवर्स, यानी हम कहें 842 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी एक मोल के बराबर, और इसमें Na मॉलिक्यूल होंगे किसके, C60H122 के। अब आपसे एक मॉलिक्यूल का वेट हमसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे फॉर 1 मॉलिक्यूल इट इज इक्वल्स टू 842 डिवाइडेड बाई Na, और ये हो जाएगा ग्राम में। तो हम 842 इसमें Na यानी 6.02 10⁻23 से डिवाइड करें, तो देखिए 842 इसको हम लिख सकते हैं अबाउट 8.42 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 6.02 10⁻23। 10⁻2 से 10⁻23 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻21, और 8 से 6 को हम अप्रोक्सीमेट काट सकते हैं कितनी बार, दैट
2 4 जा 8, 2 3 जा 6 यानी 1.33 अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास में 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 21 वाला जो ऑप्शन है वो लगभग करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 21 ग्राम, ये हमारे C60H122 का एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। कितना? 1.4 10 की पावर माइनस 21 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8.96 लीटर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए फिर से हमसे मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम कंसीडर करें किसी भी गिवन क्वांटिटी की एक मोल को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, वेट इन ग्राम की टर्म में, जहां हम कहते हैं कि किसी भी गिवन क्वांटिटी का वेट अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो ग्राम में तो क्या हो जाता है? वो उसका 1 मोल क्वांटिटी होती है। किसी भी गिवन क्वांटिटी के लिए Na नंबर ऑफ यूनिट हो जाए तो वो क्वांटिटी उसकी 1 मोल होती है। और किसी भी गिवन क्वांटिटी के लिए अगर NTP पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है तो वो आपके 1 मोल क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम मोल तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला, वेट इन ग्राम की टर्म में, दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास। हम नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करें तो Na यूनिट होते ही वो 1 मोल क्वांटिटी होगी। और NTP पर अगर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1 मोल की इक्वल हो जाएगी। अब देखिए NTP यानी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के साथ साथ लीटर में क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो हम ये जो गिवन वॉल्यूम है पहले इससे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और उस मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। पहले मोल और फिर एक मोल में कितने Na यूनिट होती हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालें। क्या हो जाएगा? दैट गिवन क्वांटिटी का वॉल्यूम है हमें 8.96 लीटर और हम जानते हैं NTP पर वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर होता है। तो ये हमारे मोल हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास में आ जाएगा। फिर हम कहेंगे दैट एक मोल बराबर कितना? Na यूनिट होती है। कितनी यूनिट हो जाती है? Na यूनिट। तो हमारे पास में ये नंबर ऑफ मोल है, इसमें कितनी यूनिट हो जाएंगी? इसको निकालने के लिए हम गिवन नंबर ऑफ मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां Na का वैल्यू कितना है? 6.02 10⁻23 हमारे पास में हो जाता है। देखें सॉल्व करें हम इसको, तो यहाँ डेसिमल हटाएं, हम इसको लिख देंगे दैट 896 डिवाइडेड बाई 224, 224 से 896 ये 4 टाइम्स कट जाएगा। और हम इसको लिखें दैट 10 की पावर 23 यानी 10 की पावर 22 और 6.02 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.08 इंटू 10 की पावर 22। ये हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे। तो 24.08 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻23। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर है तो वो कितनी हो जाएगी? 8.96 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे दैट 24.08 इंटू 10 की पावर 22 ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। सबसे पहले हम कंसिडर करें ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई स्पीशीज M मान लीजिए हमें दिया गया है और वो स्पीशीज M किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +N हो जाता है। तो जब 0 से +N होगा तो इस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी केमिकल रिएक्शन में यदि इस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर M-X हो जाता है, यानी 0 से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रिडक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ध्यान देने वाली बात, जब रेडॉक्स रिएक्शन वाली जो प्रोसेस है किसी एक ही स्पीशीज के साथ हो जाए, यानी सेम एटम M उसका ही ऑक्सीडेशन हो और केमिकल रिएक्शन में उसी का ही रिडक्शन हो जाए, एक ही स्पीशीज का बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है, एक साथ होता है किसी प्रोसेस में, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है।
इसके लिए हम चेक करें। देखिए Br यानी ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ये हेलोजन फैमिली का सदस्य है, जहां हम जानते हैं कि Br का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकता है, और जब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है यानी फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है या ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकता है। यानी ब्रोमीन क्या -1 से +7 तक वाइड रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम यहाँ चेक करें, देखिए BrO- इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका है +1, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ब्रोमीन का +1 रहेगा। ऐसे ही BrO2- में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, यहाँ BrO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5, और BrO4- में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +7। तो देखिए +1, +3 और +5 इन तीनों में क्या हो सकता है, ये -1 में भी जा सकता है और ऑक्सीडाइज होकर के +7 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हाइपोब्रोमेट आयन BrO4 में क्या यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही +7 है, और +7 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। अब ये केवल और केवल रिडक्शन केमिकल रिएक्शन दे सकता है, और रिडक्शन देगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी BrO4- हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, in which of the following sets all species show disproportionation reaction। तो देखिए disproportionation reaction हमें पूछा हुआ है, हम फिर से कहेंगे simultaneous oxidation as well as reduction हमारे पास होना चाहिए। चेक करें, MnO4- इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, Cl2- इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और Mn+3 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। किसी भी आयन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो उस पर्टिकुलर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो जाता है। ठीक है, तो अब Mn के लिए अगर हम कंसीडर करें तो ये ट्रांजिशन मेटल है, एटॉमिक नंबर 25 है, जो +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए +3 से +7 भी पॉसिबल है, +6 से +7 भी पॉसिबल है, यानी ऑक्सीडेशन तो इन दोनों का हो जाएगा। और रिडक्शन की भी बात करें तो ये Mn+2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी बोथ Mn+6 से रिड्यूस होकर के Mn+2 और Mn+3 से रिड्यूस होकर के Mn+2 भी ये जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन Mn का पॉसिबल है। और ऐसे ही क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो क्लोरीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब यह हैलाइड के फॉर्म में है रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी बोथ Mn और क्लोरीन क्या हो जाएंगे यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एलिजिबल एलिमेंट हमारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 108 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपसे पूछा हुआ है, और वो भी किसका, वाटर का। तो सबसे पहले हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करें, जहां हम जानते हैं कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें 2 मोल H+ आयन और 1 मोल O-2 यानी ऑक्साइड आयन बनेगा। फर्दर ये ऑक्साइड आयन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे, और एनोड की तरफ ये O-2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें और इसका स्टाइकियोमेट्री देखें तो स्टाइकियोमेट्री हमारा कहता है 1 मोल वाटर से हमें हाफ मोल ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस मिलेगी। 1 मोल वाटर से कितना, हाफ मोल डाई एटॉमिक ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। और कैसे होता है कि एनोड पर जाकर O-2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। तो अब हमें देखिए गिवन क्वांटिटी कितनी है, 108 ग्राम है। अगर हम 108 ग्राम के नंबर ऑफ मोल निकालें तो हम कहेंगे 108 ग्राम दैट इज वेट डिवाइडेड बाई H2O का मोलर मास 18। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 6 मोल वाटर हमें दिया हुआ है। तो 1 मोल वाटर से हाफ मोल ऑक्सीजन देखने को मिलती है, तो 6 मोल वाटर से कितना, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी 3 मोल ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना, 108 ग्राम वाटर से
3 मोल ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की तरफ देखें। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3। देखिए इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वेट दे रखा है किसका, एलिमेंट M का, जो ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्साइड बना रहा है, जहां इसके ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, M2O3 है। और आपसे इस एलिमेंट M का एटॉमिक मास यहां पर पूछा हुआ है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस M2O3 को कंसीडर करें। ठीक है, तो हमें परसेंटेज दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, अगर एलिमेंट M इसका मास है 53 ग्राम, तो एलिमेंट ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 47 ग्राम, क्योंकि ओवरऑल मोलर मास कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन का मोलर मास 47 ग्राम है, तो हम कहेंगे एलिमेंट M का मोलर मास कितना है, 53। अगर ऑक्सीजन का मोलर मास 47 ग्राम है तो M इसका मोलर मास कितना हो गया, 53। लेकिन ये M कैसा है, डाई एटॉमिक है। M कैसा है, डाई एटॉमिक है। और हम किसी सिंगल एटम की अगर बात करें तो इस सिंगल एटम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, दैट 53 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये तो दो एटम का वेट है, तो यहाँ हमें अगर सिंगल एटम का वेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, सिंगल एटम M का वेट हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन फॉर्मूले में देखें, यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 3 एटम मिनिमम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के 3 एटम का मतलब वेट कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। तो 48 ग्राम के लिए हम यहाँ से कंसीडर करें दैट M का एटॉमिक वेट हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/47 मल्टीप्लाई बाई 48, यानी 53 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 47। ये हमारे क्या हो जाएगा, M का एटॉमिक वेट हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 47 से 48 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 से ज्यादा बार कट जाएगा, और यहाँ 53 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास में 26.5, और हम जब इसको 1 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 27 के आसपास हमारा इसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाता है। तो चेक करें 918 ऑप्शन नंबर सी 27 जो एटॉमिक वेट है ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहले 53 जो एलिमेंट का वेट दे रखा था उसमें हमने सिंगल एटम M का वेट कंसीडर कर लिया, दैट 53 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसके बाद हमने मेटल ऑक्साइड के टोटल मास से इस M का वेट निकाल लिया। ठीक है, तो 27 हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m AgNO3। देखिए हमें दो तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं, 0.1 m AgNO3 और दूसरा दिया हुआ है 0.1 m NaCl। दो तरह के सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं और हमसे नाइट्रेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ है। तो देखिए AgNO3 में जब हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो इसकी रिएक्शन से हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब सिल्वर क्लोराइड ये तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो है इसका डिकम्पोजिशन होगा और इसके डिकम्पोजिशन से हमें बन रहे हैं Na प्लस और NO3 माइनस। तो देखिए इस ओवरऑल इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि अगर 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl के साथ इंटरेक्ट करता है तो आपको 1 मोल NO3 माइनस आयन मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल। यहाँ देखिए 0.1 m AgNO3 दिया है, इनटू हमने मान लीजिए इसका वॉल्यूम ले लिया V। ऐसे ही 0.1 m NaCl दिया है, तो हमारे पास में इसके भी नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू B, और नाइट्रेट आयन के नंबर ऑफ मोल भी कितने बनेंगे, दैट 0.1 m मल्टीप्लाई बाई B। लेकिन जब हम इस मिक्सचर की बात करें तो इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V वॉल्यूम तो है AgNO3 का और V वॉल्यूम है NaCl का, तो दोनों का ओवरऑल वॉल्यूम मिला करके इस मिक्सचर का ओवरऑल वॉल्यूम हो जाएगा 2B। तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो देखिए B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.05 m।
ये हमारे पास में नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर से देख लें, हमें सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, हम कहेंगे दैट सिल्वर नाइट्रेट, इसने इंटरेक्शन किया NaCl से और इसकी इंटरेक्शन से बन गया सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड तो व्हाइट पीपीटी के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा Na+ और NO3- में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से चेक करें, 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट, 1 मोल NaCl, तो 1 मोल सोडियम कैटायन और 1 मोल नाइट्रेट आयन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए AgNO3 के अगर नंबर ऑफ मोल कंसीडर करें तो हम जानते हैं दैट मोल इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितना है आपका 0.1, वॉल्यूम कितना है V। ठीक है, तो ये तो आ गए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन कितने हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका, तो देखो टोटल वॉल्यूम, तो V वॉल्यूम तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का था और V वॉल्यूम NaCl का था, यानी टोटल वॉल्यूम हो गया 2B। तो कंसंट्रेशन अगर हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 2B, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.05 m। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume in standard condition is। अब यहाँ पर देखिए आपसे स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, तो हम एटमॉस्फेयर के अगर कंट्रीब्यूशन देखें, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखें, तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में अबाउट 79% तक हो जाती है नाइट्रोजन, लगभग 20 से 21% आपका हो जाता है ऑक्सीजन, और रिमेनिंग छोटी छोटी क्वांटिटीज में आपके कार्बन, सल्फर है और सल्फर के ऑक्साइड, ह्यूमिडिटी वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर हमने 1 लीटर टोटल एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को लिया है या टोटल 1 लीटर हमने एयर को लिया है, तो उसमें से 21%, जैसा कि क्वेश्चन में हमें डेटा में गिवन है, 21% क्या हो जाएगी ऑक्सीजन हमारे पास में हो जाएगी। तो 1 लीटर का 21% यानी हमारे पास में ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो गया 0.21 लीटर। ठीक है, लेकिन क्या ये वॉल्यूम मोल्स के इक्वल है, तो हमें सबसे पहले इस वॉल्यूम के मोल निकालने होंगे। हम कहेंगे देखिए 1 लीटर एयर दैट इज इक्वल्स टू 0.21 लीटर ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 0.21 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये आपके आ गए नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा दैट 0.21 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10। तो क्या हो जाएगा दैट 21 डिवाइडेड बाई 224, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.009 मोल्स के आसपास। ठीक है भाई, ये 21 डिवाइडेड बाई 10 हम करें और उसके बाद में हम इसमें 22.4 से डिवाइड कर दें। देखिए, तो हम इसको ऊपर नीचे 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल्स हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 224 और यहाँ आ जाएगा आपके 100। तो 210 डिवाइडेड बाई 224 अगर आप करेंगे तो ये होगा 0.1 और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.009। तो 0.009 मोल के आसपास हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.0093 मोल। कैसे सॉल्व किया, तो हम लोगों ने मोल निकालने के जो 3 तरीके थे उसमें से एक तरीका काम में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन था। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर एट NTP, ये हमें कंसीडर करना है जहां N नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन देखें, assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 ग्राम of बेरियम कार्बोनेट, जहां एटॉमिक मास ऑफ बेरियम आपको गिवन है 137। तो फिर से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस बेरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए। हम कहेंगे दैट बेरियम कार्बोनेट BaCO3, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये BaO+ CO2 में
कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1 मोल बेरियम कार्बोनेट से आपको कितना 1 मोल CO2 गैस देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कर रखे, देखो 9.85 ग्राम दिया हुआ है क्या, बेरियम कार्बोनेट। तो इस गिवन क्वांटिटी से हम बेरियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो देखिए सबसे पहले हमें बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करना होगा, जहां हमने कहा दैट बेरियम का मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास 137, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 16, लेकिन कार्बोनेट में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी ओवरऑल ये आपका हो जाता है 197 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम इसके नंबर ऑफ मोल निकालें, हमारे पास क्या हो जाएगा दैट 9.85 डिवाइडेड बाई 197 मोल इनवर्स। देखिए फिर 1 मोल से हमें 1 मोल CO2 मिलेगी, यानी इतने मोल से हमें CO2 के कितने मोल, ये हमारे पास हो जाएंगे 9.85 डिवाइडेड बाई 197 मोल हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास में हो जाएगा, डेसिमल हटाएं, दैट इज इक्वल्स टू 100, और ये हमारे पास में हो जाएगा दैट 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, यानी CO2 के मोल कितने हो गए, 0.05 मोल हमारे पास में हो गए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, देखिए वॉल्यूम पूछा हुआ है, और हम जानते हैं 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर होता है। तो मोल कितने हैं हमारे पास, 0.05 है, इसके हमारे पास में अगर वॉल्यूम निकालें तो कितना हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 0.05, या 0.05 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या हो जाएगा, इट्स 5 4 जा 20 और 22 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 110, और ये हो जाएगा 112। तो डेसिमल लगाएं तो हमारे पास में हो जाएगा 1.12 लीटर। ठीक है, तो 1.12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में रिलीज होगी। अगर वॉल्यूम में पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स में पूछे तो हम कहें 0.05 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ऑप्शन नंबर चेक करें, देखिए लीटर में हमसे पूछा हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एसटीपी पर यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है दैट 74.5 ग्राम ऑफ अ मेटेलिक क्लोराइड। देखिए क्लोराइड यहाँ पर आपसे कहा, और क्लोराइड का मतलब क्या, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, अब ये किसी मेटल के साथ में मिला, यानी आपसे कह रहा है कि मेटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MCl हो जाता है। कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो देखिए इसका ओवरऑल वेट आपको गिवन है 74.5 ग्राम, और इसमें से क्लोरीन का वेट कितना है 35.5 ग्राम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो MCl के वेट में से अगर मैं क्लोरीन का वेट घटा दूं, दैट मीन्स 39.0 ग्राम, ये किसका वेट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके M का वेट। डन, तो हम क्या देख रहे हैं दैट क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए M का कितना 39 ग्राम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट का अपना डेफिनेशन कंसीडर करें, जहां डेफिनेशन क्या कहता है, किसी गिवन सब्सटेंस M का इक्विवेलेंट वेट ग्राम में उस क्वांटिटी के इक्वल होगा जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से कंप्लीट रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंप्लीट रिएक्ट करता है, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंप्लीट रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्लोरीन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा कि क्लोरीन के 35.5 ग्राम से M का 39 ग्राम इंटरेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, या इसको हम हाइपो भी कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर +2। देखिए कॉपर +2 के 1 इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट का जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है उसको करने के लिए सबसे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिक्स करेंगे, और पोटेशियम आयोडाइड जो मिक्स करते हैं उससे यहाँ पर हमारे पास में Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, जो आयोडीन लिबरेट करेगा, और इस मुक्त होने वाली आयोडीन को हम Na2H2O3 यानी हाइपो के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखें
तो हम देखते हैं कि 1 मोल कॉपर सल्फेट के साथ में हमें सोडियम थायोसल्फेट के कितने 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। ओवरऑल इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो 1 मोल कॉपर सल्फेट के साथ में हमें कितना 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन एसिडिक मीडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें दिया हुआ है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है कितना m। तो हमसे इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है, जहां हम जानते हैं दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड, या इसी कॉमन टर्म को हम वैलेंसी फैक्टर कह देते हैं। तो देखिए K2Cr2O7 की अगर हम बात करें तो ये K2Cr2O7 में पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर हम इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्रोमियम को एसिडिक मीडियम में इंटरेक्ट करवाएं, किसमें एसिडिक मीडियम में इंटरेक्ट करवाएं, तो ये +6 से किसमें +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ चेक कीजिए, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, यानी ओवरऑल चेंज अगर हम देखें तो ये +12 से कितना हो जाता है +6 हो जाता है। तो कितने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक्सेप्ट करने पड़े। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, दैट मोलर मास हमें गिवन है m और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/6। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है जहां पर डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हमेशा Cr+6 से Cr+3 में ही कन्वर्ट होता है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा m और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/6। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने नीट और जेई के प्रीवियस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।